नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे एग्जाम ट्रेंड 2 दिनों से चल रहा है। इस ट्रेंड का एक नतीजा ये निकला है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है कि एसएससी सीजीएल 18 और जूनियर इंजीनियर के रिज़ल्ट और एमटीएस 19 की परीक्षा का रिज़ल्ट कब कब निकलेगा। इन तीनों परीक्षाओं के परिणाम की तारीख एसएससी की वेबसाइट पर डाल दी गई है, जिसमें कहा गया है कि एक परीक्षा का परिणाम 21 सितंबर को आएगा, एक का 31 अक्टूबर को, एक को 4 अक्टूबर को आएगा। छात्र अपने रिजल्ट के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। इस ट्विटर आंदोलन में रेलवे की परीक्षा के छात्र भी जुड़े हैं। उन्हें सफलता नहीं मिली है, जबकि दोनों परीक्षाओं के छात्रों ने मिलकर 2 दिन में और कम से कम आज 35 लाख से अधिक ट्वीट करने का दावा किया है। दुनिया में नंबर 1 ट्रेंड कर रहे थे। भारत में 9 घंटे तक नंबर 1 पर ट्रेंड किया। आधा पास आधा फेल। मेरे हिसाब से आज की मेहनत का ये रिजल्ट, इनके ट्रेंड आंदोलन का रिजल्ट यही रहा। युवाओं ने ना सुनने वाली एसएससी को सुना ही दिया। सोमवार से ही युवा निराश होने लगे थे कि लाखों ट्वीट के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये निराशा 35 लाख ट्वीट के बाद भी बढ़ गई कि कोई घोषणा नहीं हो रही है। मगर शाम को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 3 परीक्षाओं के रिजल्ट के डेट जारी कर दिए। तुरंत जारी नहीं हो रहे हैं ये रिजल्ट, अब भी उन्हें 20 से 30 दिनों का इंतजार करना होगा। नौजवानों ने आज धुआंधार ट्वीट किया है। लग रहा था सुबह से कुछ खाए पिए नहीं हैं। सबको टैग कर रहे थे, प्रधानमंत्री से लेकर डीओपीटी मिनिस्टर, संपादकों को टैग किया। मगर देश का युवा सुशांत सिंह राजपूत के मूसलाधार कवरेज से हार गया। उनका आंदोलन भाप बनकर उड़ गया, बादलों में मिल गया, लेकिन चैनलों तक नहीं पहुंचा। इससे पहले कि उनकी कोशिश असफलता में गिनी जाती, एसएससी पर दबाव बन गया और रिजल्ट की तारीख निकाल दी गई। ट्विटर के ट्रेंड आंदोलन की यह बड़ी कामयाबी है, हालांकि मेरे हिसाब से आंशिक है। इतनी बड़ी कामयाबी नीट और जेईई के परीक्षार्थियों को नहीं मिली, पहले के किसी ट्रेंड को नहीं मिली। वे ट्रेंड कराते रहे और इम्तहान भी देने चले गए, शुरू हो गए। सभी धर्मों, सभी जातियों के नौजवान हैं परीक्षा से पीड़ित। साधारण परिवारों के इन नौजवानों के आंदोलन की भाषा अगर आप देखें तो बेहद शालीन रही। व्यापक रूप से यह बात कही जा सकती है। 35 लाख से अधिक ट्वीट कराने के बाद भी उनके लिए कोई मंत्री सामने नहीं आया। ये दुखद बात है। किसी ने आकर खुद से आश्वासन नहीं दिया। विपक्ष के नेता बोलते रहे, सपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, राहुल गांधी ने बोला, प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया। इसके बाद भी इन्हीं युवाओं को विपक्ष भी नजर नहीं आया या विपक्ष को देखना नहीं चाहते। यह इसलिए भी कह रहा हूं कि इनके हर दूसरे मैसेज में होता है कि विपक्ष कहां है, क्योंकि मीडिया जब विपक्ष के नेता बोलते हैं तो उन्हें दिखाता भी नहीं है। 35 लाख ट्वीट के हिसाब से ही इस ट्रेंड को मत देखिए। कई साल, कई महीने से रिजल्ट और ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ एसएससी और रेलवे की परीक्षा को लेकर नहीं, बल्कि यूपी पीएससी, बिहार के लोकसेवा आयोग की परीक्षाएं हैं, राजस्थान से लेकर पंजाब तक ऐसे अनगिनत सरकारी इम्तहान हैं जिनके नतीजों के इंतजार में छात्रों की उम्र गुजरती जा रही है। आज पूरी तैयारी के साथ ट्विटर आंदोलन में ये कूदे थे। नए हौसले के साथ नए नए तरीके के स्लोगन और मीम बनाए गए थे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार 492 दिनों से लेकर 800 दिनों से हो रहा था। सोचिए, इनका रिजल्ट आएगा अभी भी 30 दिनों में। मगर रेलवे ने एनटीपीसी के लिए फॉर्म भरा है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अप्रैल 2019 में। जून से सितंबर 2019 के बीच इनका इम्तहान होना था। आज तक इस परीक्षा का पता नहीं है, इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है। इसी तरह से 2018 में एएलपी सहायक लोको पायलट की परीक्षा का विज्ञापन निकला। आज तक ज्वाइनिंग की परीक्षा पूरी नहीं हुई है, जबकि रिजल्ट आ चुका है, मेडिकल जांच पूरी हो चुकी है, पैनल बन चुका है। इन्होंने भी सही लिखा है कई नौजवानों ने कि चुनाव हो जाते हैं इतने बड़े देश में, उनके रिजल्ट 24 घंटे में आ जाते हैं। मगर यहां तो परीक्षा नहीं होती, और होती है तो उनके नतीजे कई साल में नहीं आते हैं। एक ने लिखा है कि पढ़ाई होती रहनी चाहिए, पेपर होते रहने चाहिए, बस नौकरी नहीं होनी चाहिए। इसमें उर्दू शिक्षक की 4000 भर्तियां, सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती, यूपीएसएससी के पीड़ित परीक्षार्थी भी ट्रेंड आंदोलन में शरीक हुए। इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो ज्यादातर के आंदोलन में देखें तो जितनी परीक्षाओं के आंदोलनकर्ता इसमें शामिल थे, ज्यादातर परीक्षाओं के पीड़ितों को सफलता नहीं मिली है, मगर एसएससी के छात्रों को मिली है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ट्विटर पर ट्रेंड आंदोलन सफल रहा?
मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी सफलता है। अगर रेलवे के भी, एएलपी के भी सारे लोगों की ज्वाइनिंग मिल जाती, एनटीपीसी की परीक्षा का ऐलान हो जाता 35,000 वैकेंसी की, तो माना जाता कि जो एकजुटता आई थी उसका रिजल्ट निकला। क्या एसएससी के रिजल्ट निकल जाने के बाद एसएससी रेलवे इम्तहान के इस ट्विटर आंदोलन की एकजुटता समाप्त हो जाएगी? देखना होगा। इनका बाकी परीक्षाओं पर क्या असर पड़ता है, राज्यों की परीक्षाओं पर क्या असर पड़ता है, ये देखना होगा। और अब देखिए कि इन अनुभवों से इन छात्रों ने क्या सीखा है, ये सुनिए। चीज़ें बहुत ही बुरी चल रही हैं। 2018 का टीयर 3 का रिज़ल्ट नहीं आया अभी तक, 2017 की जॉइनिंग नहीं हुई है, आने वाले एग्ज़ाम का कुछ नहीं पता है। जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है, एक एग्ज़ाम को ख़त्म होने में लगभग 3 साल लग जाते हैं जॉइन करने में। तो इस हिसाब से देखूं तो मुझे आने वाले 2 सालों में कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब मेरी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा, हर सुबह वैसी होगी, हर रात वैसी होगी। पढ़ूंगा लेकिन लाइफ में कोई चेंज नहीं होगा। अब एक बात बताइए कि 2017 वाले जो सीजीएल वाले हैं उनकी ज्वाइनिंग आज तक नहीं हुई है। अब आप हमें 18 में टीयर 3 की डेट बता रहे हैं कि हम आपका जो है 4 अक्टूबर को रिजल्ट दे देंगे। उसके बाद आप हमें टीयर 4 के लिए जो है परेशान करेंगे, आप उसके लिए हमें झिलाएंगे कि कब हम टीयर 4 का एग्जाम लेंगे, कोई आप नहीं बताएंगे। उसके बाद उसके भी परिणाम के लिए आप हमें झिलाएंगे कि फाइनल परिणाम आप कब देंगे, और उसके बाद फिर आप फाइनल परिणाम दे देंगे तो हमें ज्वाइनिंग के लिए झिलाएंगे। हमें टीयर 3 के रिजल्ट की तारीख नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि आप हमें ज्वाइनिंग की तारीख बताएं। आप जो फॉर्म भरवा रहे थे तो बिना वेंडर के क्यों फॉर्म भरवा लिए, जब आपको पता ही नहीं कि एग्ज़ाम लेने वाला कौन है, एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करेगा। एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी आपको पहले डिसाइड करना चाहिए, तब फॉर्म भरवाना चाहिए था। और हम लोग बस इसी का इंतज़ार में है कि अब डेट आएगा, अब खुशी का दिन आएगा। चलिए, और हम क्या कहना चाहेंगे, सीजीएल का भी हम एग्ज़ाम दे के बैठे हुए हैं, प्री हो चुका है। पिछला साल का भी मेंस प्री हो चुका है। डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट अभी इन्फॉर्मेशन आया कि चलिए 4 अक्टूबर को आएगा, तो थोड़ा सा खुशी का बात है। और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मैं एसएससी सीजीएल की एस्पिरेंट हूँ। मैं 2016 से इसकी तैयारी कर रही हूँ। 2016 और 17 में मैंने प्री क्लियर किया था, लेकिन मेंस में मैं रह गई थी ड्यू टू सम रीजंस। एंड आफ्टर दैट मैंने 18 में प्रिपरेशन की, मैंने पेशेंस रखा, मैंने करेज रखा। घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, लेकिन एसएससी वो कभी सपोर्ट नहीं करती है। पता नहीं क्या होने वाला है। हम अथॉरिटीज़ से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ सीजीएल टीयर 3 का रिज़ल्ट जितना जल्दी हो सके दे दें, ताकि जो टॉपर्स हैं 2018 के वो अब ना बैठें और हमें मौका मिले कि हमारा सिलेक्शन हो। मैं सभी अथॉरिटीज़ से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारी बात को सुना जाए, हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ हम अपनी बात रख सकें, और जितना जल्दी हो सके रिज़ल्ट देके हमें फ्री करें। अफसोस की बात यह है कि 35 लाख ट्वीट कराने के बाद भी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने या रेल मंत्रालय के किसी अधिकारी ने छात्रों को आश्वासन नहीं दिया कि एनटीपीसी की परीक्षा कब कराई जाएगी। इसकी तारीख नहीं निकाली गई, और ना ही ये बताया गया कि एएलपी में जो असिस्टेंट लोको पायलट में 2018 और 19 की परीक्षा देकर जो सेलेक्ट हो चुके हैं वो 1 साल से क्यों बेरोजगार हैं। क्या उन्हें बैक डेट में सैलरी दी जाएगी? कई नौकरियां इन नौजवानों ने छोड़ी है। इन्हें कब तक ज्वाइनिंग कराया जाएगा, इसकी कोई तारीख नहीं दी गई है। अब देखना है कि बहुत ज़माने बाद एसएससी और रेलवे 2 परीक्षाओं के छात्रों की एकजुटता बनी थी, क्या देश में अन्य परीक्षाओं को लेकर भी छात्रों की ऐसी एकजुटता बनेगी और वो अपने लिए बड़ी कामयाबी हासिल कर पाएंगे? ये हासिल उन्हें ही करना है। मीडिया उन्हें सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि वो आंख खोलेंगे तो मीडिया उनकी आंख में सुशांत सिंह राजपूत के कवरेज को लेकर घुस जाएगा, और वो चिल्लाने वाला एंकर रात को भी आ जाएगा कि तुम सो रहे हो, तुम हमारा कवरेज क्यों नहीं देख रहे हो। जीडीपी का डेटा क्या आया है? क्या आपको मालूम है कि -23.9% जीडीपी हो गई है भारत की। 2 डिजिट डबल डिजिट ग्रोथ के सपने दिखाए जाते थे, वो सारे सपने ध्वस्त हो गए हैं। तालाबंदी का फैसला किस लिए लिया गया, किन लोगों के साथ बैठकर लिया गया, जब लिया गया तो क्या रिपोर्ट थी सामने, क्या विकल्प थे, आपको ये कभी जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के उन प्रधानमंत्रियों में से हैं जो बड़े देश हैं जिन्होंने कोविड पर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। बाकी हिसाब मैं नहीं कर रहा हूं। अभी आप देखिए कि जीडीपी के आंकड़े आए करीब 24 घंटे हो गए। इसी देश की बात में 6 बजे के करीब आसपास सोमवार के दिन आए थे।
मगर ना तो वित्त मंत्री ने कोई बयान दिया है, ना पीयूष गोयल ने कोई बयान दिया है, ना नितिन गडकरी ने कोई बयान दिया है। क्या इन सारी चीजों को छिपा लेने से आपकी आर्थिक जिंदगी में जो तबाही आई है वो कम की जा सकती है? क्या सरकार को आकर भरोसा नहीं दिलाना चाहिए कि आने वाले दिनों में इसका क्या मतलब है? आपकी नौकरियां जा सकती हैं, आपके ईएमआई बढ़ सकते हैं, वो बर्बाद हो सकती है जिंदगी, मगर कोई आपको भरोसा देने नहीं आया, क्योंकि सबको पता है कि लोगों की आंखों में सुई डालकर सुशांत सिंह राजपूत का कवरेज घोंप दिया गया है। 2 महीने से आप देख रहे हैं, ये कवरेज जैसे ही उतरेगा इसी तरह का एक दूसरा कवरेज आएगा जो अगले 3 महीने तक चलेगा। ये कहीं लिखकर आप अपने पर्स में रख लें, क्योंकि रवीश रंजन शुक्ला गौतम बुद्ध गए थे, गौतम बुद्ध नगर। वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि 300 से अधिक फैक्ट्रियों पर ताले लगे हुए हैं। क्या हाल है उनमें काम करने वाले लोगों का, उनके मालिकों का क्या हाल है? क्या उन्हें अच्छा लगता होगा कि उनकी फैक्ट्री बंद हो गई है? मगर लोगों की आंखों में सुई घोंप घोंप कर दिखाया जा रहा है कि कुछ नहीं देखना है, सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत देखना है, और उसमें कुछ भी नहीं होगा तो भी एक एंकर आएगा, वो चीखता चिल्लाता रहेगा, ताकि आप उसके चीखने चिल्लाने को आप देखते रहें और पत्रकारिता समझते रहें। तो सत्यानाश से जुड़ी कुछ और खबरें रवीश की रिपोर्ट के हवाले से। गारमेंट फैक्ट्री में रखी लाखों की मशीनें धूल खा रही हैं और जहां सैकड़ों लोग काम करते थे वहां सन्नाटा पसरा है। इस फैक्ट्री में बने कपड़ों का बाजार अमेरिका में है। 45 साल के मुकेश अपने कारोबार को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन पहले लॉकडाउन, फिर अमेरिकन गारमेंट कंपनी के दिवालिया होने की वजह से मुकेश को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। ताज़ा सिचुएशन जो है अगले 2-3 महीने तक बहुत अच्छी नहीं है ऑर्डर्स को लेके, और हमारे पास 30% कैपेसिटी पे भी हम काम नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ सर और बताइए कि लॉकडाउन के वजह से जो वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट पड़ा उसका किस तरीके से आपके ऊपर में? उसमें एक तो बहुत सारी बैंक्रप्सीज हुई हैं। हमारा एक बहुत बड़ा कस्टमर था जो कि बैंक्रप्ट हो गया है, तो जिससे सारी इंडस्ट्री में एक बहुत मेजर तरीके की प्रॉब्लम आई हो। हम लोग भी उसी में लगे हुए हैं कि कैसे उससे बाहर निकला जाए, और जिसका कोई सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा। कपड़ों का ही नहीं, लघु मध्यम उद्योगों की हालत भी अच्छी नहीं है। नोएडा के इंडस्ट्रियल इलाके में सन्नाटा पसरा है और हर तीसरी चौथी फैक्ट्री में टू लेट यानी फैक्ट्री किराए के लिए खाली है के बोर्ड टंग चुके हैं। नोएडा सेक्टर 63 की इस फैक्ट्री में 400 से 500 लोग काम करते थे, लेकिन अब बंद हो चुकी है। ये फैक्ट्री खुली है कि बंद हो गई है? हैं? बंद है। कितने दिन हो गया? 1 महीना। गौतम बुद्ध नगर के इस तरह के छोटे कारखानों की तादाद 18,000 है, लेकिन एमएसएमई इंडस्ट्री के नोएडा अध्यक्ष सुरेंद्र नाहटा कहते हैं कि 5,000 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंदी के कगार पर हैं। कॉमर्शियल एक्टिविटी सब बंद होने के कारण हम लोग का माल जो है वो नहीं जा पा रहा। अभी तक भी हम लोग वही फेस कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास मजदूर पूरे नहीं हैं, और जो मजदूर हैं उनसे जो माल बन रहा है वो माल हमारे यहाँ डंप हो रहा है। बंद पड़ी फैक्ट्री और तनख्वाह समय से न मिलने का तनाव नोएडा के डीएम ऑफिस में दिख रहा है। आए दिन यहाँ मजदूर तनख्वाह न मिलने की शिकायत लेकर आते हैं और पुलिस प्रशासन से उनकी झड़प होती है। आज 4 महीने हो गए हैं, तारीख पे तारीख बढ़ा रहे हैं, कंपनी खोलने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले महीने नोटिस लगाई थी तो इन्होंने बोला था कि अगली बार आप लोगों को धोखा नहीं होगा, कंपनी जरूर खुल जाएगा। लेकिन आज जब कंपनी खुला तो हम लोगों को अंदर नहीं लिया। 5 गाड़ी पुलिस की बुला के वहाँ पे और लाठी चार्ज कर दिया। हमारी 2 महिलाओं के, हमारी साथियों के सर फट गए हैं और 4 आदमी को पकड़ के ले गई है। हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमारा जो बन रहा है उससे हमें भले 100-200 कम मिल जाए, पर हमारा मिल जाना चाहिए। लेकिन जो फैक्ट्रियां खुली हैं वहाँ बेरोजगारों का इस तरह का मेला लगा है। नहीं चल रही सर, ले ही नहीं रहे। क्यों रोक रखे हैं। कहाँ से आप आए हो? मैनपुरी से सर। क्या काम करते हो? सर इलेक्ट्रिशियन में पहले काम करते थे, इलेक्ट्रिशियन में छूट गया नौकरी सर, नौकरी के लिए भर्ती।
मुंबई से अभिनेता सोनू सूद नोएडा के मजदूरों के लिए भी उम्मीद के तौर पर उभरे हैं। वो गारमेंट एसोसिएशन के प्रधान ललित ठुकराल के साथ काम करके 20,000 मजदूरों को काम पर लगाने का वादा कर रहे हैं। मैंने सोनू जी को रिक्वेस्ट की, सोनू जी आप हमारी मदद करिए, आप इसमें लोगों को बड़ा रोज़गार मिलेगा। हमारी इंडस्ट्री जो है यहाँ पे 10 लाख लोग काम करते थे पीक सीज़न में, अभी सिर्फ 2.5 लाख लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है काम आने के बाद हमें 3 से 4 लाख लोगों की अभी सख्त ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारी मदद करिए। नोएडा के 18,000 फैक्ट्रियों के मालिक और उनमें काम करने वाले 10 लाख से ज्यादा मजदूर, दोनों की एक ही समस्या है, आर्थिक मंदी और इससे उपजी हताशा। लॉकडाउन में अपने कुशल प्रबंधन से हजारों मजदूरों को उनके घर पहुंचाने वाले सोनू सूद अब नोएडा के मजदूरों की समस्या को हल करने में जुटे हुए हैं। लेकिन करोड़ों रुपए का घाटा खा चुके बिजनेसमैन और लाखों बेरोजगार हो चुके लोगों की इतनी बड़ी समस्या है कि इसे सुलझाने के लिए सरकार को भी बड़े स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा, तभी लोगों की उम्मीदों को बचाया जा सकता है। नोएडा से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। सोनू सूद हर जगह आर्थिक मदद करने पहुंच जा रहे हैं। क्या सोनू सूद के पास अपना कोई रिजर्व बैंक है या कोई नेटवर्क है जिसके जरिए उनके पास संसाधन आ रहे हैं, वो लोगों की मदद कर रहे हैं? क्यों ना उन्हीं को वित्त मंत्री बना दिया जाए। तो खैर, तालाबंदी के दौरान अनाज देने का बड़ा जोर शोर से ऐलान हुआ, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि जो अनाज दिए जा रहे हैं, भले उनसे जनता खुश है और ये बात सच भी है, लेकिन उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी पौष्टिकता क्या है, ये देखने का काम बताइए कौन कर सकता है? ये सिर्फ अनुराग द्वारी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में गरीबों को मुफ्त में मिल रहा ये चावल भेड़ बकरियों के खाने लायक भी नहीं है। ये हमारा नहीं बल्कि केंद्र सरकार का मानना है, तस्दीक लोगों से भी कर लेते हैं। आदिवासी बहुल बालाघाट के मोतीनगर में बसंत हाथ ठेला चलाकर 6 लोगों का पेट पालते हैं। लॉकडाउन में मुफ्त में सरकारी राशन तो मिला, लेकिन है कैसा, सुनिए। जानवर नहीं खा सकता वो चावल हमको खिला दो। 8 किलो चावल, 12 किलो गेहूँ। खराब रहता है वो? खराब रहता है। तो फिर खरीद के खाते हो? खरीद के खाते हैं, खंडा। मोतीनगर की झुग्गी में चाहे संगीता वंशकार का दरवाजा खटखटा लें, चाहे किसी और का, सरकारी राशन को लेकर सबकी यही राय है। अनाज ये क्या दे रहे जी, वहाँ पे क्या कहते गोदाम में तो वो खा नहीं सक रहा है, सब फेंकने लायक का हो गया। अच्छा, इतना कंकर पत्थर है, कोई जानवर भी नहीं खाएंगे। मटियार बहुत है, साफ नहीं है, खा नहीं पा रहा है, घुन लग रहा है। ऐसा अच्छे से पहुँचावाना तो खा सकेंगे गरीब लोग। प्रदेश सरकार द्वारा जो फ्री में राशन दे रहे हैं, बीपीएल कार्ड वालों को दे रहे हैं, वो इतना घटिया किस्म का है कि उसमें घुन लगा हुआ है और कंकड़ पत्थर निकल रहे हैं। तो प्रदेश सरकार या इंडिया सरकार ने गरीबों को मजाक बना लिया है। लोग धोखे छाल के भी खा रहे हैं तो रोटी का स्वाद और चावल का बेकार लग रहा है, बीमार पड़ रहे हैं। तो ये अधिक विडम्बना है कि सरकार अगर फ्री में दे रही चावल तो इतना तो दे कि कम से कम वो गरीब लोग खा सकें। इन लोगों की शिकायत को केंद्र सरकार की भी उपभोक्ता मामलों, नागरिक एवं खाद्य आपूर्ति विभाग ने सही माना है। शिवराज सरकार को रिपोर्ट भेजी है और कई बातें पूछी हैं। इस साल 30 जुलाई से 2 अगस्त तक बालाघाट और मंडला में 32 सैंपल एकत्र किए गए, 31 डिपो से और 1 राशन की दुकान से। CGAL लैब में परीक्षण के बाद पाया गया सारे नमूने न सिर्फ मानकों से खराब थे, बल्कि वो फीड 1 की श्रेणी में हैं, जो बकरी, घोड़े, भेड़ और मुर्गे जैसे पशुधन के लिए उपयुक्त हैं। अभी तक हमारे विभाग में और मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, और केंद्र सरकार की अगर टीम आई रही होगी, जांच किया होगा, और जांच में अगर इस टाइप के अनियमितताएं पाई गई होंगी तो उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गोदामों के रिकॉर्ड के मुताबिक जहां से सैंपल लिए गए वो मई-जुलाई 2020 में खरीदे गए थे। रिपोर्ट कहती है चावल न सिर्फ पुराने और घटिया हैं, बल्कि जिन बोरियों में इन्हें रखा गया वो भी कम से कम 2 से 3 साल पुराने हैं। खरीदी से लेकर पूरे वितरण में गंभीर खामियां हैं। इस पूरी प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों, कर्मचारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे खाद्यान्न की आपूर्ति करने वाले राइस मिलर्स को भी तत्काल ब्लैकलिस्ट किया जाए।
ये कहाँ गड़बड़ी हुई, कहाँ भ्रष्टाचार हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए और जो लोग दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से भी हमारा निवेदन है कि जो पहले से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज देने का पहले से प्रावधान है, आप उसका इम्प्लीमेंट्स करने के बजाय ये नाटक नौटंकी बंद करिए भाई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मध्य प्रदेश की कुल आबादी का 75% हिस्सा खाद्यान्न सुरक्षा के दायरे में आता है। राज्य में 25,490 राशन दुकानों के माध्यम से साल 2011 की जनगणना के मुताबिक 1 करोड़ 17 लाख यानी लगभग 5 करोड़ 6 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को 1 रुपये किलोग्राम के हिसाब से गेहूं और चावल मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही पता लगा था कि राज्य में 36 लाख ऐसे गरीब हैं जिन्हें गरीब होने के बावजूद सरकारी राशन नहीं मिल पाता। वहीं 96 लाख ऐसे गरीब हैं जिनके नाम राशन कार्ड में जुड़े हैं मगर वो अलग अलग कारण से सरकारी राशन पाने के लिए पात्र नहीं हैं यानी फर्जी हैं। और अब जो राशन मिल रहा है केंद्र सरकार खुद कह रही है वो घटिया क्वालिटी का है, इतना घटिया जिसे भेड़ बकरियों को दिया जा सकता है, इंसानों को नहीं। केंद्र सरकार ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि जो भी चावल डिपो में मौजूद हैं उसके वर्गीकरण और जांच से पहले उसे बांटा ना जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई की रिपोर्ट केंद्र को पेश की जाए। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान, बालाघाट से रुपेश और जबलपुर से संजीव चौधरी के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। टिकट स्कैन करो, कहाँ है आप? सोशल डिस्टेंसिंग का भी देख रहे हैं, एक तरह से पालन हो ही रहा है और ये तरीका बहुत सही है। स्कैन एंड पे, सभी लोग आजकल UPI यूज़ कर रहे हैं। अब स्कैन और पे करिए, टिकट का कोई दिक्कत नहीं है। और डॉक्टर कफील खान को 29 जनवरी के रोज कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। भाषण देने के 45 दिन के बाद गिरफ्तारी को मुश्किल बनाने के लिए बाद में कई धाराएं जोड़ी गईं। जमानत मिलने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धारा लगा दी गई। यह डॉक्टर लिखता रहा, प्रधानमंत्री तक को गिड़गिड़ाता रहा कि बेकसूर है, उसे रिहा किया जाए। वो कोविड के मरीजों के इलाज में अपनी जान देना चाहता है मगर किसी का दिल नहीं पसीजा। 6 महीने से कफील खान जेल में बंद थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की खंडपीठ ने डॉक्टर खान, जो वर्तमान में मथुरा जेल में बंद हैं, उनके खिलाफ NSA के तहत लगाए गए आरोपों को रद्द कर दिया। NSA के तहत डॉक्टर कफील खान को हिरासत में लेना, हिरासत की अवधि बढ़ाना गैर कानूनी है, तुरंत रिहा किया जाना चाहिए, ये अदालत ने कहा। उनके भाषणों को पूरा पढ़ने से कहीं नहीं लगता कि डॉक्टर कफील खान नफरत या हिंसा फैलाना चाहते थे। कहीं भी उन्होंने अलीगढ़ में शांति और सद्भावना नष्ट करने की धमकी नहीं दी। उनके भाषण में राष्ट्रीय एकता और अखंडता के ही आह्वान हैं। भाषण में किसी भी तरह की हिंसा की निंदा की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि अलीगढ़ जिलाधिकारी ने भाषण के मूल सार को समझने के बजाय चुनिंदा हिस्से को चुन लिया था। उनका पूरा भाषण जांच का विषय है और लंबित है, इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारी चिंता यह है कि क्या कोई तार्किक व्यक्ति, विवेकवान व्यक्ति इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंच सकता है जिस पर अलीगढ़ के जिलाधिकारी पहुंचे हैं। पहली नजर में देखने से लगता है कि भाषण ऐसा नहीं है कि कोई विवेकवान पुरुष इस निष्कर्ष पर पहुंचे। क्या ये बात सिहरन पैदा नहीं करती है कि महज भाषण देने के आरोप में 6 महीने आप जेल में सड़ा दिए जाएं, आपको जमानत तक ना मिले? ये किस राज्य और किस नए भारत का इंसाफ है? अदालत ने साफ साफ कहा है कि उनके भाषण से ऐसा कुछ नहीं लगता जिसमें हिंसा की बात हो, भारत की एकता को तोड़ने की बात हो। फिर भी अलीगढ़ के जिलाधिकारी ने कफील खान के खिलाफ रासुका लगा दिया, जिसके कारण कोई बेकसूर 6 महीने जेल में रहता है। पता नहीं जिलाधिकारी की अंतरात्मा क्या कहती होगी। उसी तरह दिल्ली दंगों के आरोप में गिरफ्तार देवांगना कालिता के खिलाफ भी सबूत नहीं मिले। देवांगना भी 2 महीने से जेल में बंद है।
देवांगना कालिता के खिलाफ दिल्ली दंगों में कथित रूप से साजिश के आरोप में 4 FIR हुई। आज जो जमानत मिली है वो FIR नंबर 50/2020 है, जो जाफराबाद इलाके में दंगों से संबंधित थी। देवांगना के वकील ने कहा कि उनके खिलाफ हिंसा में भागीदारी के कोई सबूत नहीं है, सिर्फ नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध कर रही थी। दिल्ली पुलिस के पास जितने भी CCTV फुटेज थे उनमें से किसी में भी देवांगना दिखाई नहीं देती हैं, ना ही उनका नाम इस मामले में सह आरोपी शाहरुख ने अपने बयान में लिया था। तो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का एक अंश जो छपा है बार एंड बेंच में, उसी से हमने लिया है, जिसमें अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता को यानी देवांगना को जमानत देने से प्रतिवादी की जांच पर यानी पुलिस की जांच पर कोई अनुचित प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसे आगे यानी देवांगना को अनावश्यक उत्पीड़न, अपमान और अनुचित हिरासत से पीड़ित होने से रोका जाएगा। देवांगना की उपस्थिति शांतिपूर्ण आंदोलन में देखी गई है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, ये अदालत कह रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस किसी भी तर्क को, अदालत कह रही है, प्रस्तुत करने में विफल रही है कि उसने अपने भाषण में विशेष समुदाय की महिलाओं को उकसाया या घृणास्पद भाषण दिया, जिसके कारण एक युवक की कीमती जिंदगी कुर्बान हो गई और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह साबित करता हो कि याचिकाकर्ता ने अपराध किया है। कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है कि ASG एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के तर्कों में कोई तत्व नहीं है और जिन मामलों पर भरोसा किया गया है वे वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कोई मदद नहीं करते हैं। क्या आपको अब भी बताने की जरूरत है कि सरकार चाहे, उसकी पुलिस चाहे तो आपको किस तरह से बिना सबूत के जेल में बंद कर सकती है, आपको महीनों सालों मुकदमा लड़ने के लिए मजबूर कर सकती है ताकि आप वकील की फीस देते देते बर्बाद हो जाएं और एक दिन आपको इंसाफ मिले। गैर कानूनी तरीके से किसी को 6 महीने जेल में सड़ाया जा सकता है। क्या आप अब भी नहीं सोचेंगे कि इन हिंसा को लेकर किस तरह से प्रोफेसरों और छात्रों को पेशी बनाया गया, उन्हें आरोपी बनाया गया? प्रोफेसर अपूर्वानंद, राकेश रंजन, सफूरा जरगर जो गर्भवती थी, उनके खिलाफ सोशल मीडिया में किस तरह के अभियान चले और किस किस तरह के आरोप लगाए गए, और आज पुलिस के पास इतने महीने बीत जाने के बाद एक जमानत को डिफेंड करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और इस तरह से मासूम और निर्दोष जिंदगियों को उठाकर जेल की सलाखों के पीछे ठेल दिया जाता है और तब मीडिया के जरिए कैंपेन चलाया जाता है कि ये कोई बड़े अपराधी हैं और जब इनके पास सबूत नहीं मिलता है इनके खिलाफ तो सब तरफ चुप्पी फैल जाती है। बाकी ब्रेक के बाद। कोविड ने बड़े लोगों से लेकर आम जिंदगी में किस तरह से असर डाला है कि आर्थिक तंगी के कारण दोस्ती भी दुश्मनी में बदलती जा रही है। मुकेश सिंह सेंगर की ये रिपोर्ट देखिए कि कैसे दिल्ली के रघुबीर नगर का एक मामला है, आपस में लड़ाई हो गई और 2 दोस्त कत्ल कर दिए गए। साकिर पर अपने ही 2 दोस्तों 45 साल के आजम और 46 साल के आमिर हसन की हत्या का आरोप है। हत्याएं कमरे के किराए जैसी छोटी सी बात को लेकर हुई। हत्या के बाद साकिर अमरोहा में अपने गांव भाग गया। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार सुबह उसे अमरोहा से गिरफ्तार कर लिया। लोकल पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची तो देखा कि 2 जगह आजम खान जो 40-45 एज की में बीच में है और आमिर हुसैन जिसकी उम्र 55 साल थी, दोनों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी वहाँ पे। जब इस पर आगे तफ्तीश करी तो पता चला कि शाकिर नाम का इनका साथी था जो इनों के साथ ही रहता था, वो मिसिंग है और इनिशियली हमें उसी पे शक हुआ। हमने इमीडिएटली टीम्स बनाई और ये सब अमरोहा के रहने वाले हैं तो जगह जगह पे टीम्स भेजी इंक्लूडिंग अमरोहा उत्तर प्रदेश। लेट रात को हम सक्सेसफुल रहे। दिल्ली के रघुवीर नगर में साकिर अपने दोस्तों आजम और आमिर के साथ एक किराए के कमरे में 1994 से रह रहा था। तीनों लहसुन की रेहड़ी लगाते थे, लेकिन लॉकडाउन में साकिर 4 महीने पहले अपने गांव चला गया। जब लौटा तो आजम और आमिर उससे 4 महीने का किराया मांगने लगे। इसी बात को लेकर तीनों के बीच झगड़ा हो गया। फिर बीती रात सोते समय साकिर ने अपने दोनों दोस्तों की चाकू और चॉपर से गोद कर हत्या कर दी। हत्या के बाद साकिर
हथियार छिपाकर अपने गांव भाग गया। वहां से वो पैसे लेकर कहीं और जाने की फिराक में था, लेकिन पकड़ा गया। कोरोना और लॉकडाउन के चलते लोग गरीबी और बेरोजगारी से इस कदर हताश हो रहे हैं कि या तो अपनी जान ले रहे हैं या अपराध में शामिल होकर दूसरों की जान ले रहे हैं, और इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। बनारस के बुनकरों ने पावर लूम बंद कर दिया है। उन्होंने इसे विरोध के तौर पर बंद किया है क्योंकि सरकार फिक्स्ड चार्ज के तौर पर बिजली बिल की जगह स्मार्ट मीटर लगाकर उनसे बिजली बिल वसूलना चाहती है। बुनकरों का कहना है कि उनकी आमदनी इतनी नहीं है, सरकारी मदद के तौर पर फिक्स्ड चार्ज की व्यवस्था की गई थी, वही व्यवस्था रहनी चाहिए। अजय सिंह की रिपोर्ट। कारोबार का है बुरा हाल, फ्लैट रेट व्यवस्था करो बहाल। बजरडीहा इलाके में ये बुनकर पावरलूम पर बिजली के नए स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में हड़ताल पर हैं। प्रदेश के बुनकर की एक ये मांग, फ्लैट रेट व्यवस्था करो बहाल। पावरलूम बंद है और लोग सड़कों पर सांकेतिक विरोध कर रहे हैं। तत्कालीन सरकार ने 2006 से एक व्यवस्था बनाई कि 72 रुपया फिक्स कर बुनकरों को एक तोहफा के रूप में दिया, जिससे बुनकरों की हालत में कुछ सुधार हुआ। जब से योगी सरकार आई है, फ्लैट रेट व्यवस्था खत्म कर मीटर रीडिंग के माध्यम से करना चाह रही है। 2 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों ने पूरे प्रदेश लेवल पर अपने लूम के पहिए बंद कर दिए हैं। हम लोगों के कल कारखाने पूरे बंद हो गए हैं। मुर्री बंद का पूरा प्रदेश लेवल पर ऐलान है उत्तर प्रदेश बुनकर सभा की तरफ से। आज से शुरू हुआ यह विरोध अनिश्चितकालीन है। पहले 15 दिन तक पावरलूम ठप करने की योजना है और उसके बाद भी सरकार इनकी बात नहीं सुनती तो ये लोग अपने बिजली के कनेक्शन पूरी तरह से कटवा लेंगे। हम लोग तो अभी विरोध कर रहे हैं, 15 दिन तक इंतज़ार देखेंगे। अगर सरकार हमारी मांग को मान लेती है तो हम लोग अपना काम बहाल करेंगे, और नहीं मानती है तो विरोध स्वरूप हम बिजली विभाग में अपने मीटरों को हम लोग सिलेंडर करने के लिए एप्लीकेशन वगैरह देंगे। बनारस के हैंडलूम उद्योग पर जब सूरत के पावरलूम की मार पड़ी तब उससे मुकाबला करने के लिए बनारस में भी पावरलूम लगने लगे। 1994-95 में बनारस में तकरीबन 75,000 से ज़्यादा हथकरघे थे, जबकि पावरलूम सिर्फ 1750 थे। लेकिन आज हथकरघे 50,000 से भी कम रह गए हैं, जबकि पावरलूम 3 से 4 लाख हो गए हैं। इन पर बिजली की ज़्यादा मार होती है। तब 2006 की तत्कालीन सरकार ने 72 रुपये प्रति पावरलूम बिजली का बिल फिक्स कर दिया। तब से वही व्यवस्था लागू थी, लेकिन योगी सरकार ने स्मार्ट मीटर लगा दिया है, जिससे इनका बिल 1500 से 1600 आएगा। यही हम चाहते हैं कि जो हमारी पुरानी बिल आती थी वही हमारी बिल आए, क्योंकि सरकार ने दलित का मदद करते हैं, विधवों का मदद करते हैं और यतीमों का मदद करते हैं। तो हमारी वही जो बिल आ रही है, अगर वही हमारी मदद कर दें तो उनका हम बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करेंगे, उनको थैंक्स बोलेंगे कि जितनी हमारी बिल आती थी 2006 में जो हमारे सरकार ने पास की थी उस वक्त की सरकार ने, और उतनी ही बिल अगर हम लोगों की आए तो थोड़ी सी हम लोगों को सांस लेने की मोहलत मिलेगी, थोड़ी ताकत मिलेगी। वैसे बिजली के फिक्स्ड चार्ज को लेकर बुनकरों पर भी आरोप लगते रहे हैं कि इसकी आड़ में वे घरों में एसी चलाते हैं और दूसरे कामों में इसका उपयोग चोरी से करते हैं। ये सरासर गलत है। जब 2 साल पहले हम लोग अपर प्रमुख सचिव रमारमण जी से मिलने के लिए प्रदेश का बुनकर गया था, तो अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कहा कि बुनकरों के नाम पर दूसरे उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और बदनाम बुनकरों को किया जा रहा है। प्रदेश के कई ऐसे ज़िले भी हैं जहां पर बुनकर कम है मगर कार्ड उससे दुगना तिगुना है। ये बात कई लोगों ने अधिकारियों के रूप में स्वीकार भी किए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बुनकरों को बदनाम करने की एक साजिश है। बनारसी साड़ी उद्योग से सीधे तौर पर 2 लाख परिवार जुड़े हैं। फिलहाल बनारसी साड़ी उद्योग मंदी के दौर से गुजर रहा है। अब लॉकडाउन ने
बुनकरों को बर्बादी के कगार पर ला दिया है। ऐसे में कई बुनकर जो साड़ी के धंधे से हटकर सब्जी की दुकान, चाय या फिर दूसरे रोजगार से जुड़ गए हैं, जो बचे थे अब उन्हें बिजली का झटका जोर का लगा है। बुनकरों के उलझे ताने बाने की कई कहानी आपने सुनी होगी। इस ताने बाने को सुलझाने के लिए सरकार ने कई बार मदद की, ये भी आपने जाना होगा। लेकिन इन दिनों बुनकरों को जोर का झटका बिजली का लगा है, लिहाजा उन्होंने सरकार तक अपनी कान पहुंचाने के लिए इस बार अपने लूम का पहिया जाम किया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होती है कि सरकार के कानों तक इनकी आवाज़ कब तक पहुंचती है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट देखिए कि उत्तरी हरियाणा के गांवों में कोरोना क्यों फैलता जा रहा है। हरियाणा में कैथल जिले के इस गांव की आबादी 30,000 के आसपास है। लॉकडाउन के बाद से यहां के 3,616 लोगों का कोरोना का टेस्ट हुआ है। सबसे चिंता की बात यह है कि 24 मामले महज एक हफ्ते के हैं। इस इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं की जो हालात हैं वो लोगों को और डरा रही है। केसेस बढ़ने का कारण है कि प्रशासन की अनदेखी, हमारे हॉस्पिटल स्टाफ में डॉक्टर की कमी बहुत है और जो हम क्वारंटाइन कर रहे हैं उनकी कोई देखरेख नहीं कर रहा। हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के केस बढ़ने से राज्य सरकार भी परेशान है। 23 अगस्त से 30 अगस्त के बीच कैथल में कोरोना के मामले में 52.43% की बढ़ोतरी हुई है। पड़ोस के करनाल में करीब 30% मामले बढ़े हैं। कुरुक्षेत्र में मामलों में 31% की तेजी आई है। कैथल से आगे बढ़ें तो 80 किलोमीटर दूर करनाल के गंजोगरी गांव की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पिछले हफ्ते इस गांव में एक शख्स की मौत हो गई। उसके कोविड टेस्ट की रिपोर्ट उसकी मौत के बाद आई और वो पॉजिटिव था। उसके अंतिम संस्कार में तकरीबन पूरा गांव ही शामिल हुआ था। अब इस गांव के 28 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। बहुत से दूसरे लोग अपनी रिपोर्ट का इंतजार भी कर रहे हैं। सर ऐसा है, आज तक हमारे गांव में कोई टेस्ट नहीं हुआ। अगर ये पहला ही टेस्ट हुआ यानी कि 30-35 आए हैं और जो पूरे गांव के टेस्ट हुए हैं कम से कम 100% जाएंगे। हाँ जी, जैसे अब ये रिपोर्ट बता रही है। वैसे हरियाणा की रिकवरी रेट सबसे ज्यादा करीब 81% है और डबलिंग रेट भी 34 दिनों का है। एक तरफ जहां ग्रामीण इलाकों में केसेस बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने में आया है कि स्वास्थ्य चिकित्सालय जो हैं उनके हालात किस तरह के हैं। कहीं स्टाफ के शॉर्टेज है तो कहीं पूरे ज़िले में वेंटिलेटर्स की भी कमी है। ऐसे में सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर गांव में इसी दर से केसेस बढ़ते रहेंगे तो वो इस कोरोना वायरस पे जीत कैसे हासिल करेंगे। कैथल से सुनील और करनाल से अनीता के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। देश में 65,200 से अधिक लोगों की कोविड से मौत हो गई है। इस महामारी को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। हम सब ने अपना एक अच्छा सहयोगी भी खोया है। नीलांशु शुक्ला मात्र 28 साल के थे। एनडीटीवी में भी काम करते थे, लिखते थे, रिपोर्टिंग करते थे। बाद में वो इंडिया टुडे में चले गए, उस ग्रुप में चले गए। 28 साल की उम्र में उन्हें कोविड का संक्रमण हुआ और 3 से 4 दिन से ज़्यादा वक्त नहीं मिला। नीलांशु को सबने खो दिया है। तो इसलिए सबक यही है कि इस महामारी को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही अपने आसपास अपनी ज़िंदगी में ना होने दें। आप देख रहे थे देश की बात 6 से 7। नमस्कार।